गाइस, मतलब बरसात हो रही है और उस पर कोई कहानी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने लिखी है अपने खुद से एक बहुत ही प्यारी सी कहानी बारिश पे। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। सो वीडियो को एंड तक देखना, आप बहुत इन्जॉय करोगे, लिटरली ट्रस्ट मी। इसके अलावा अगर आपके पास भी अपनी खुद की लिखी हुई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे और आपका नाम ज़रूर मेंशन करूँगी उसमें। और एक और बात, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना। ये मुझे बहुत पसंद है सबसे ज़्यादा, कि मेरा जो कंटेंट था, मेरा वीडियो था, वो कैसा था, या फिर आपको और कैसी कहानी सुननी है, आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है, तो उससे इंस्पायर हो कि मैं कुछ लिख दूँगी। ठीक है, तो आपको और भी कहानी सुनने को मिलेंगी इस तरह से। फ़िलहाल के लिए आप एंजॉय करिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, बारिश और मेरी ज़ुबानी। इस नए शहर की भागदौड़ का हिस्सा हुए अभी मुझे 1 महीना भी न हुआ था। नई नई नौकरी थी। एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर मैंने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी थी। घर से पैसे मांगना अब अच्छा नहीं लगता था। पापा की सैलरी से घर के ज़रूरी काम हो जाएं, उतना ही बहुत था। एक उम्र के बाद ना आप घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेना चाहते हो कि आपका परिवार आप पर फक्र करे कि अब आप अपने परिवार के काम आओ। और इसलिए मैं भी बहुत मेहनत और लगन से काम करता था। यहाँ आने से 1 महीना पहले से ही मैंने मम्मी के साथ किचन में हर रोज़ एक वक्त का खाना बनाकर ट्रेनिंग पहले ही ले रखी थी। एक अकेला था ना कोई भाई ना बहन। जीवन में कभी कभी इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका बचपन तो अच्छा गुजरेगा ही, साथ ही आपकी मुसीबत में बड़े काम आते हैं। खैर, 12वीं के बाद मैंने आगे की पढ़ाई भी घर के पास वाले कॉलेज से ही की। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की दाखिला परीक्षा को पास नहीं कर सकता था। बस घर के कामकाज में पापा का हाथ बटाना चाहता था, क्योंकि वे ज़्यादा देर ठीक से चल नहीं पाते थे। वैसे तो हमारे इलाके में सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज़ था, अभी भी है, तो मैं भी लग गया उसके तैयारी में। और बहुत मेहनत करने के बाद बीए ख़त्म होते ही मेरी दिल्ली सचिवालय में नौकरी लग गई। पापा के ज़िद करने पर मैं यहाँ आ गया, पर उन लोगों की फ़िक्र हमेशा हुआ करती थी। सोचा अगले महीने उन्हें भी अपने पास बुला लूँगा, पर उनकी भी ज़िद थी ना कि वे गांव का पुश्तैनी घर छोड़कर दूर शहर के किसी 2 कमरे के मकान में रहने नहीं जाएंगे। खैर, हर रोज़ की तरह उस दिन भी मैं दफ्तर से घर लौट रहा था कि तेज़ बारिश ने बाकी मुसाफिरों की तरह मुझे भी मोटरसाइकिल से उतार कर एक दुकान के छज्जे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन पहले ही बुखार से उभरा था, इसलिए भीगना नहीं चाहता था, वरना स्कूल के दिनों में तो मैं हर रोज़ भीग कर घर जाता। बारिश में भीगना आखिर किसे नहीं पसंद है। खैर, थकान बहुत ज़्यादा थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे, और उस मूसलाधार बारिश को देखकर लगता नहीं था कि वो अगले 1 घंटे से पहले रुकने वाली है। सो बगल के ठेले वाले से 2 सेब खरीदे और धुलकर खाने लगा। तभी मेरी नज़र रोड के उस पार एक घर के बाहर की खिड़की पर गई। वहाँ एक लड़की मुझसे बिल्कुल उलट बारिश की बूंदों से अपने केश भिगो रही थी। जब कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती ना तो वो उन्हें झटक कर मुस्कुरा देती, फिर हथेलियों में पानी लेकर उछाल देती, कभी अपने हाथों को यूं ही हवा में लहराती जैसे कि उसे बहुत मज़ा आ रहा। मैं काफ़ी देर तक उसके उस मुस्कुराते चेहरे को देखता रहा। वो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके चेहरे से मैं नज़र ही नहीं हटा पाया। रंग सांवला, कद लंबा, केश काले, आंखें बड़ी, मटमैली साड़ी पर बिंदी लाल लगाए जैसे पूनम की रात चढ़ी। न जाने उन पलों में मैंने अंतर्मन में कितनी ही शायरियाँ, कितनी ही गज़लें और कविताएं उस पर लिख डाली होंगी। उस वक्त मेरे भीतर के मिर्ज़ा गालिब और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ही मुझे आवाज़ें दे रहे थे, और इन सब के बीच मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे दूसरे हाथ से एक सेब छूटकर नाली में जा गिरा। 2 सेकंड पछतावा किया मैंने। उसके बाद मैंने वापस से खिड़की पर देखा, पर वो वहाँ नहीं थी। सभी लोग जाने लगे थे, अंधेरा बढ़ रहा था और बारिश भी धीमी हो चली थी।
मैंने सोचा मैं 15 मिनट और इंतज़ार करूँगा, पर फिर वो बाहर नहीं आई, सो मैं भी घर लौट गया। उस दिन उसे देखकर मुझे उस लड़की की याद आ गई जिसे बचपन में मैं और मेरे दोस्त दोनों पसंद करते थे, जिसका घर हमारे स्कूल के बहुत पास था। हमारे क्लासरूम की खिड़की से उसके घर की खिड़की दिखाई देती थी। वो भी अक्सर ऐसे ही बारिश का आनंद लिया करती थी। मुझे ऐसा लगा कहीं ये वही तो नहीं है। तब मैं 8वीं में था और 9वीं में गया तो वो लड़की फिर कभी नहीं दिखी। शायद वे लोग घर छोड़कर कहीं चले गए थे। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद ये कोई और हो। खैर, अगली शाम मैं उस घर की खिड़की को एक टक देखता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था कि सामने से आती हुई गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी और गिरकर मैंने अपना घुटना फोड़ लिया। प्यार में इंसान न जाने क्या क्या तोड़फोड़ बैठता है, ये तो घुटना ही था। मैं भी उन्हीं दीवानों में से था जिनका ध्यान अपनी चोट से ज़्यादा सामने खड़ी लड़की पर होता है। लोगों ने कहा अस्पताल चले जाओ। मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। और उसके अगले ही सेकंड मेरे घुटनों में जोर का दर्द उठने लगा। आज वो खिड़की पर भी नहीं थी। मैं उदास हो गया। उस वक्त मेरे दिल और मेरे घुटने के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी कि ज़्यादा दर्द किस में है। खैर, मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर उसने भी मुझसे तंग आकर माफ़ी मांग ली। स्टार्ट ही नहीं हुई। थक हार कर मुझे उसे घसीट कर एक गैराज में मैकेनिक को ले जाकर दिखाना पड़ा। फिर वहाँ से अस्पताल गया और गर्म पट्टी बंधवा कर घर चला गया। अगले 3 दिनों तक फिर बरसात ही नहीं हुई। मैं फिर भी उसी रास्ते से घर जाता, पर उन 3 दिनों में मुझे वो नहीं दिखाई दी। मुझे लगा शायद उसे बारिश पसंद है, इसलिए सिर्फ बारिश के वक्त ही वो खिड़की पर आती होगी। और इस चक्कर में आप यकीन मानो, मैंने उन 3 दिनों में शायद इस देश के किसानों से कहीं ज़्यादा मन्नतें मांगी होंगी ऊपर वाले से, और ऊपर वाला भी शायद मुझसे तंग आ गया होगा। पर खुशकिस्मती ये थी कि इस बार फिर से बारिश हुई। 4 दिन बाद मैं फिर भीगता हुआ दफ्तर से घर की ओर उसी रास्ते से गया। वो फिर से मुझे दिखी। आप समझ नहीं सकते, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। न जाने वो किस आसमान पर जाके बैठी थी, 9वें, 10वें, 11वें, 15वें, 20वें या 25वें, मैं नहीं बता सकता। मैं उस दिन बहुत खुश था। वो फिर बूंदों से खेल रही थी। मेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट हटती ही नहीं थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा और करीब 2 महीने गुजर गए। मैं दीवाना हो चुका था। मैंने सोच लिया था मौका मिलने पर उससे बात ज़रूर करूँगा। तभी अचानक एक दिन मेरे घर से फ़ोन आया कि पापा बीमार हैं। मैं फ़ौरन छुट्टी लेकर घर चला गया। पापा को डॉक्टर को दिखाया तो पता चला वे कोरोना महामारी से ग्रसित हैं। मैं डर गया, बहुत डर गया। मैं पापा को खो नहीं सकता था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैंने उनकी सेवा में जी जान लगा दी। हर डॉक्टर से मिला, हर इलाज करवाया। 1 हफ्ता गुजर गया और 8वें दिन मैंने पापा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मेरी और मेरी माँ, हम दोनों की तो मानो दुनिया ही पलट गई। मैं माँ को संभालूं या खुद को, मेरे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था और मैं अंदर से बिल्कुल ही टूट चुका था। माँ तो दिन भर में कभी भी मुझे गले लगाकर रो लेती थी, पर मैं अपने कमरे में रात के अंधेरे में छुपकर रोता था। माँ के सामने मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। इसी तरह करीब 2 हफ्ते बीत गए। पापा की 13वीं ख़त्म हो चुकी थी। मुझे दिल्ली वापस जाना था। मैंने माँ को साथ चलने के लिए कहा, पर उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि इस घर में पापा की यादें हैं, इसलिए वो नहीं जाएंगी। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं मानी। अंत में मुझे अकेले ही दिल्ली वापस लौटना पड़ा। पर लौटने के बावजूद 2 दिनों तक मैं ऑफिस नहीं गया। मन ही नहीं होता था, दिल ही नहीं लगता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। बस पापा की याद आती और मैं रोता रहता। बहुत अकेला महसूस करता था। खैर, तीसरे दिन मैंने खुद को संभाला और दफ्तर गया। शाम को जब मैं वापस लौट रहा था तो मैं फिर उसी रास्ते से गया, पर मैंने उसकी खिड़की को बंद पाया। मैं घर चला गया। अगले दिन फिर से मैंने उस लड़की की खिड़की को बंद पाया। ऐसा करते करते करीब 1 हफ्ता गुजर गया। उस बीच बरसात भी नहीं हुई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने ठान ली कि मैं पता लगाऊंगा। एक फल वाला हर रोज़ उसके घर के नीचे ठेला लगाता था।
मैंने अक्सर उस पर नज़र डाली थी, इसलिए उसे पहचानता था। तो एक दिन मैंने उसके पास जाकर पूछा, भाई ये जो सफ़ेद वाला घर है पीछे, इसकी छत पर आज तंबू क्यों लगा है? कोई समारोह है क्या? इतना कहते हुए मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं ये फल वाला ये न कह दे कि उसका तो विवाह तय हो गया है। तभी उस फल वाले की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे बाबू, ये मिश्रा जी का घर है। इनकी बड़ी बिटिया की आज 13वीं है। कोरोना हुआ था, बेचारी बची नहीं, बहुत दवा इलाज कराए लोग। कहने को तो धन बहुत है, पर वो आगे न जाने क्या क्या कहता गया और मैं सुन्न पड़ा वहाँ खड़ा रहा, जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मेरे दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी, मेरे आंखों में पानी आ गया। मैंने उस खिड़की को देखा और करीब कुछ मिनट तक देखता ही रहा। तभी वो खिड़की अचानक से खुली। मेरा दिल जोर से धड़का। एक सेकंड के लिए मैं ये उम्मीद करने लगा कि काश ये वही हो, काश ये वही हो जिसे मैं देखना चाहता हूँ, काश वो सही सलामत हो। तभी उस खिड़की में से एक लंबे बालों वाली लड़की ने बाहर झांका। मैं फिर से उम्मीद करने लगा। मेरी आंखों में चमक आ गई और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई, पर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैंने इंतज़ार किया, मैं उत्सुक था, बहुत उत्सुक। तभी वो मेरी तरफ मुड़ी और मैं फिर से उदास हो गया। ये तो कोई और थी। पर अभी भी मैं ये जानना चाहता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो बड़ी बहन है या छोटी। सो मैंने ठान ली कि मैं उस बिल्डिंग में जाऊंगा। मैंने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि उस अनजान लड़की ने खिड़की से मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया। मैं समझ नहीं पाया वो किसे इशारा कर रही थी। मैंने इशारे से पूछा तो उसने मेरी तरफ देखकर मुझे ठहरने के लिए कहा। फिर वो अंदर चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया, वो अनजान मुझ अनजान को क्यों रोक रही थी। पर मैंने सोचा कि शायद वो उसके बारे में कुछ बता दे, कि वो ठीक है। मैं तो बस इतना ही सुनना चाहता था। वो करीब 2 मिनट बाद अपने घर के गेट पर आई। उसने मुझे एक डायरी थमाई। मैंने उस डायरी को पकड़ते हुए पूछा, ये क्या है, किसकी है और आप मुझे क्यों दे रहे हो? क्या आप मुझे जानते हो? क्या लिखा है इसमें? ऐसे हज़ारों सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था। तभी उस लड़की ने कहा, ये डायरी दीदी ने लिखी है, इसे पढ़ लीजिएगा, आप ही के लिए है। और मैं विनती करती हूँ आप यहाँ दोबारा मत आइएगा। दीदी अब नहीं है। उसने हाथ जोड़े और घर के अंदर चली गई। मैं उसकी बातें सुनकर अवाक रह गया। कुछ पल मैं किसी पत्थर के समान वहाँ खड़ा रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरी दुनिया पलट गई थी। एक तरफ पापा, एक तरफ ये। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मेरा दिल जैसे बैठा जा रहा था। मेरे हाथ पैर ज़ोरों से कांप रहे थे। मैं कभी उस डायरी को देखता, कभी उसकी खिड़की को। मैं उस लड़की को रोकना चाहता था, उससे हज़ारों सवाल पूछना चाहता था, पर पूछता भी तो क्या, कि उसे क्या हुआ था, वो कैसे चली गई। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। मैंने उन्हीं कांपते हाथों से उस डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, रंग सांवला, कद लंबा, केश काले, आंखें बड़ी, मटमैली शर्ट पर तिलक लाल लगाए, जैसे पूनम की रात चढ़ी। तुम छुप छुप कर देखो मुझे, मैं छुप छुप कर देखूं तुम्हें। न तुम ही आगे बढ़ पाए, न मैं ही आगे बढ़ी। रहना। तभी आसमान से एक बूंद आकर उस पन्ने पर गिरी। मैंने भीगी आंखों से आसमान की तरफ देखा। वो मुझ पर बरस पड़ा, या शायद वो ही अपने आंसुओं से मुझे भिगो रही थी।